हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक क्या है, बहुत ज़रूरी है। आज है डेट 27 सितंबर, यानी 27 सितंबर को क्या है तो दो तीन चीज़ें हो रही है 27 सितंबर को, समझिए। पहला चीज़ हो रहा है, देखिए आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर तो ट्रेंड हो रहा है जो आरआरसी लेवल 1 की वैकेंसी आई थी रेलवे की तरफ से, उसका एग्ज़ाम डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया। और यह वैकेंसी करीब करीब आप समझिए 2.5 साल क्या 3 साल भी होने वाला है और इसका एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। तो जो विद्यार्थी हैं जो इसे अप्लाई किए हैं वो एक हैशटैग आज चला रहे हैं 27 तारीख को, हैशटैग RRC ग्रुप डी, RRC ग्रुप डी, और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, इस टाइप का हैशटैग चल रहा है। तो आप लोग सब लोग इनका सपोर्ट करें और इस हैशटैग को चलाने से शायद सरकार को कुछ अनुभव हो कि हमें कुछ करना है, यानी उनको याद दिलाया जा रहा है एक तरफ से कहा जाए तो। और दूसरा हैशटैग आज चल रहा है समझिए 27 सितंबर को, वो हैशटैग है हैशटैग भारत बंद है, हैशटैग भारत बंद है, ये हैशटैग है। और ये भारत बंद है, इसे किसानों के द्वारा ऐलान किया गया है कि 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। और इस भारत बंद से सरकार को यह संदेश देना है कि किसानों की बात सरकार सुने। तो हम आज थोड़ा सा बात करेंगे भारत बंद है क्यों है, किसान क्या चाहते हैं और क्यों किसान आंदोलन करीब करीब 1 साल होने जा रहा है और 1 साल से किसान आंदोलन क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है और सरकार इसे ख़त्म कराने के लिए क्यों कोशिश नहीं कर रही है। तो ये सब जानेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और क्या है ये आपको बताएंगे हम। और ये हैशटैग आप लोग याद रखें, ये चल रहा है। जो सपोर्ट करना चाहता है वो जाए ट्विटर पे और ट्विटर पे जा कर के इसको रीट्वीट करे या नया ट्वीट करे। जिसको ट्वीट करना ट्विटर से नहीं आता है वो जो ट्वीट किया गया होगा उसी को रीट्वीट करें। और जब आप रीट्वीट करेंगे तो आप अपनी प्रेजेंस बता देंगे कि हम भी हैं। तो देखिए किसान आंदोलन है क्या, इसके लिए आज ही के दिन यानी समझिए 27 सितंबर को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो बिल था, संसद में जो बिल पेश की गई थी उस पर साइन कर दिया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा आज ही के दिन यानी 27 सितंबर 2020 को। और जब राष्ट्रपति कोई भी बिल पे साइन कर देता है तो समझिए वो कानून बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। तो किसान के ऊपर जो 3 कानून बनाया गया है वो बिल ना होकर के अब एक्ट बन गया है, आप समझिए कानून बन गया है। और किसानों का कहना है कि जो एक कानून बना है वो हमारे लाभ में नहीं है, हमारे हानि में है। और 3 बिल हैं क्या, देखिए समझिए। 3 बिल में से पहला बिल आप समझ लीजिए, उससे ये बोला गया है कि कोई भी आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। यानी समझिए जैसे आप पैसे वाले हैं, आप पैसे वाले हैं तो आप अनलिमिटेड जो चाहे वो चीज़ स्टोर कर लें। और जब आप स्टोर कर लेंगे तो समझिए और जगह और कहीं उस वस्तु की जिसे आप संग्रह किए हैं यानी स्टोरेज किए हैं वो यदि आप कर लेंगे तो और जगह नहीं रहेगा। और जब वह चीज़ और जगह नहीं रहेगी तो आप मौके का फ़ायदा उठा करके उससे जिस रेट में चाहे उस रेट में बेचेंगे, किसानों का यह कहना है। और सरकार का कहना है कि हमने स्टोरेज की अनलिमिटेड छूट दे करके बहुत ही अच्छा किया। तो इस बात पहला ये है आपका अनलिमिटेड स्टोरेज। दूसरा बिल में यह बोला गया है, दूसरा उसमें यह बोला गया है कि एपीएमसी को धीरे धीरे डिसमेंटल करने के लिए। एपीएमसी यानी समझिए एग्रीकल्चर मार्केट, यानी जो भी एग्रीकल्चर की सामान है एपीएमसी या उससे जो जहाँ पे खरीदी होती है यानी समझिए मंडियाँ जहाँ पे सरकार खरीदी करती है उसे धीरे धीरे समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ रही है। और तीसरा है कि धीरे धीरे जो एमएसपी है उसे भी ख़त्म किया जाएगा। हालांकि सरकार खुल के बता नहीं रही है कि क्या है, लेकिन यही इसी टाइप के बिल थे। 3 बिल हैं और इसमें किसान और ऐड कर दिए हैं आपका कि जो गेहूं या धान काटने के बाद जो पदार्थ बच जाता है खेत में उसे जो किसान है वो जला के उसे साफ़ करना चाहते हैं, यानी अगला सीजन उनका जो भी आता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए। तो उससे पर्यावरण को काफ़ी लॉस होता है। तो इस पर भी कुछ जुर्माना सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो ये भी इन लोगों का प्रॉब्लम है। हालांकि इसको सरकार ने मान लिया है कि हम इस पर कोई जुर्माना आपको नहीं लगाएंगे, यानी जो पराली बोला जाता है उसके ऊपर था और 2-3 बातें थी।
चलिए आपको जल्दी बता देते हैं कि सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार क्यों कानून वापस नहीं लेना चाहती है, और जो किसान है वो बोल रहे हैं कि हमें एमएसपी की कानूनी गारंटी का एक कानून बना दीजिए। तो एमएसपी का कानूनी गारंटी सरकार क्यों नहीं बना सकती है, यह भी हम आपको बताएंगे। सरकार के आगे भी कुछ मजबूरियां हैं और किसान भी बोल रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी है, यानी दोनों मिल करके यदि सॉल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देख लेते हैं थोड़ा कि मजबूरी है क्या दोनों की, है वो भी देख लेंगे। देख लेते हैं कि सरकार की मजबूरी क्या है और किसानों की जिद क्या है। समझिए, सरकार का कहना है कि हम आपको एमएसपी की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि लिखित गारंटी से काम नहीं चलेगा, आपको एक एक्ट बनाना पड़ेगा, यानी समझिए एक कानून बनाना पड़ेगा आपको संसद से पारित करा के। इसी में दोनों की बातें उलझी हुई है और तीनों का कानून ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस पर भी सरकार राजी नहीं है, बोले हम संशोधन करेंगे। देखिए सरकार की भी मजबूरी है, और क्या मजबूरी है हम आपको बताते हैं कि देखिए जब सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उसी के साथ साथ कई देश आज़ाद हुए। यानी समझिए हमारे दक्षिण में जो श्रीलंका देश है वो भी करीब 1 साल बाद यानी सन 1948 में आज़ाद हुआ था। आपसे पूछ भी सकता है, एग्जाम वाले समझ लें, आपसे भी ये पूछ सकता है कि श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ था। तो भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ, उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1948 में श्रीलंका देश आज़ाद हुआ। उसी के आसपास सभी देश धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे। और किससे आज़ाद हो रहे थे, आप सबको मालूम होगा कि अंग्रेज जो थे वो करीब करीब 200 देशों पे राज करते थे। समझिए बहुत सारे देशों पे अंग्रेज राज करते थे, तो अंग्रेज धीरे धीरे अंग्रेज़ों का वहाँ से पलायन करना शुरू हुआ, यानी समझिए वो देश छोड़ने लगे अंग्रेज। जब देश छोड़ने लगे तो धीरे धीरे सभी देश आज़ाद होने लगे। और जब देश आज़ाद होने लगे तो उनके अंदर यह जिज्ञासा हुई कि जिस तरह अंग्रेज हमारे यहाँ आकर के हर चीज़ का व्यापार करते थे, उसी तरह हम भी व्यापार करना चाहते हैं। यानी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ व्यापार करना चाहते थे। तो उस समय व्यापार करने के लिए 2 टाइप का रास्ता चुना गया। पहला वो देश थे जो काफ़ी पैसे वाले थे, जैसे हो गया काफ़ी पैसे वाले देश, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो उस समय काफ़ी पैसे वाले देश थे और उनका नाम था G7, यानी G7 ग्रुप के देश थे, यानी 7 देश थे जो जिन्हें G7 के नाम से जाना जाता था। वो देश यानी डेवलप देश थे, यानी समझिए विकसित, और देश से जो पिछड़े हुए थे उन्हें डेवलपिंग बना गया, यानी विकासशील देश। तो उस समय भारत और इसके आसपास जो भी देश से थे ये सब यानी विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाने लगे। तो इन सब से यह कहा गया कि हमें भी व्यापार करने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाया जाए। और जब नियम की बात हुई तो एक टर्म आपके यहाँ पे एक टर्म आया, और उस टर्म का नाम क्या था, WATT, यानी W से समझ लीजिए इसका नाम है वर्ल्ड, A से हो गया एग्रीमेंट, वर्ल्ड एग्रीमेंट ऑन, और T से आपका हो गया ट्रेड, वर्ल्ड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, एंड फिर T जो है उससे हो गया आपका ट्रीटी। वर्ल्ड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी, यानी जो पूरे विश्व में व्यापार होगा उसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट किया जाएगा, यानी कुछ नियम कानून समझ लीजिए बनाया गया। और उस एग्रीमेंट में गलती से भारत ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी समझिए WATT पे भारत गलती से हस्ताक्षर कर दिया, और उसी का खामियाजा आज हमें और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और इसका खामियाजा क्या है ये आप समझिए। उसमें यह बोला गया था कि जो भारत है यानी जो छोटे देश हैं यानी विकासशील देश जो हैं, वो धीरे धीरे अपने यहाँ जो यानी कृषक हैं उनको धीरे धीरे जो सहायता दी जा रही है, उनको प्रोडक्शन में जो सहायता दी जा रही है, यानी जो कृषि कार्य हैं उनमें कुछ न कुछ भारत सरकार सहायता देती थी। तो उस सहायता को धीरे धीरे आप ख़त्म करेंगे, और जो MSP नाम की चीज़ है उसे आप धीरे धीरे समाप्त करेंगे। MSP क्या है समझ लीजिए, पूरा खेल इसी पे चल रहा है, MSP पे। तो MSP है क्या, MSP का पूरा नाम है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट और प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे हिंदी में बोला जाता है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य यानी आप कोई काम करते हैं उसका कम से कम मूल्य क्या हो, वह होता है एमएसपी। तो कम से कम आपको एमएसपी मिलना चाहिए। किसानों का यह करना है कि जो भी हम किसानी से जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप समझिए आपका धान, गेहूं या सरसों, कुछ भी ज्वार बाजरा, उसका कम से कम जो मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। भारत सरकार से किसानों की यही मांग है और भारत सरकार का कहना है कि हम आपको कम से कम मूल्य दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम एक कानून नहीं बना सकते हैं। और कानून न बनाने का सबसे बड़ा कारण है WATT यानी वर्ल्ड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी। और धीरे धीरे जब ऐसे ही समय बीतता गया तो मतलब समय आया आपका 1995 का, यानी 1995 में क्या बोला गया, जो ये WATT थी उसका नाम पड़ गया WTO, यानी WTO। और इसका पूरा नाम आप जानेंगे तो इसका पूरा नाम धीरे धीरे इससे बदल गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोला जाएगा। तो इसका पूरा नाम है 1995 में इसका नाम बदल गया, यानी WATT से इसका नाम WTO हो गया। और इसके बाद आपको समझना है कि इसमें दिक्कत क्या है। जब WTO हो गया तो दिक्कत क्या है कि जो और यानी जो बड़े देश हैं, यानी G7 के जो पार्ट देश थे, वो बोलने लगे कि भारत अपने यहाँ किसानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जब ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ के किसान पैदावार ज़्यादा कर रहे हैं, और जब ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं तो उसको बेचने के लिए, यानी समझिए आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उसे कम रेट में भी बेचेंगे। आपका यह कोशिश रहेगा कि हम जल्दी से जल्द इसे निपटा करके कुछ और करेंगे, यानी उसे जल्द से जल्द आप बेचना चाहेंगे। तो भारत के साथ भी यही है। तो भारत की जो गेहूं चावल समझिए, ये जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, इस पे भारत नंबर 1 नंबर 2 पे हमेशा रहता है। और भारत जब नंबर 1 नंबर 2 पे है तो इसको जो मटेरियल यानी जो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है उसे विदेशों में बेचता है, और जब विदेशों में बेचता है तो वहाँ के किसानों के मुकाबले भारत काफ़ी सस्ते मूल्य पर इसे वहाँ दे देता है। और जब सस्ते मूल्य पर दे देता है तो जो बड़े देश हैं वो बोलते हैं कि आपने हमारा मार्केट ख़राब कर दिया, और जब मार्केट आपने ख़राब कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो किसान है उनको लॉस हो रहा है। तो भारत का कहना है कि देखिए, हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा आबादी कृषि पे डिपेंड है, और जब 50% से ज़्यादा आबादी कृषि पे डिपेंड है तो हम उनको एकाएक एमएसपी जो है वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। और यह बात किसानों को पता चल गई कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म करेगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, और यह आंदोलन करीब करीब समझिए 1 साल होने वाला है। और किसान यानी जो भारत सरकार है उसके सामने 2 प्रकार की मुसीबत आ गई, यानी समझिए आगे कुआं और पीछे खाई। आगे कुआं का मतलब एक तरफ से उसे WTO की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा एमएसपी किसानों को नहीं दे सकते हैं। और जो पीछे हैं वो खाए, यानी आगे कुआं पीछे खाई का मतलब समझिए एक तरफ किसान है सरकार के सामने, और दूसरे तरफ आपका WTO है। तो सरकार इसी में घिरी हुई है कि हम करें तो करें क्या। यानी समझिए यदि एमएसपी पे सरकार कानूनी गारंटी बना देती है तो WTO का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं बनाती है तो किसान दिख रहे हैं ये अपने मुद्दों पे अड़े हुए हैं, यानी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सरकार के सामने यही चुनौतियां हैं। और जब भारत को वैसे भी कोई भी आए, लेकिन इस ट्रीटी पे साइन करके भारत ने नहीं सोचा था कि हमारे सामने आने वाले दिनों में इतनी बड़ी समस्या होने वाली है, और इसी समस्या का खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। और सरकारों को भुगतना पड़ रहा है अलग बात है, लेकिन देखिए किसान का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उससे यदि रोज़गार कहीं और मिल जाएगा तो किसान कम से कम वहाँ चला जाएगा। यानी समझिए उसको प्राइस या उसकी कमाई अच्छा रहे तो कोई भी जा सकता है कहीं भी। लेकिन भारत में रोज़गार की इतनी महामारी है, आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी मतलब समझिए कुछ
समय पहले अभी 5 महीना पहले ही एक भारत सरकार का ही रिपोर्ट आया है और उसमें बोला गया है कि किसान की डेली आमदनी 27 रुपया है। यानी समझिए किसान एक दिन में 27 रुपया कमा रहा है। और जब 27 रुपया कमा रहा है तो आप इसको देख लीजिए, यानी इसको आप एक दिन का इसका इनकम है, यानी एक दिन में सरकार किसान केवल 27 रुपया कमा रहा है। तो आप एक महीना में समझिए 810 रुपया, कितना, 27 त्रिक 81, तो 810 रुपया, यानी 30 दिन में किसान की कमाई केवल 810 रुपया है। तो समझिए किसान के कितना बुरा हाल है। और यह आंकड़ा हम नहीं बता रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा ही दिया गया है आंकड़ा कि सरकार की एक दिन की कमाई 27 रुपया है, यानी समझिए महीने की कमाई उसकी 810 रुपया है। तो आजकल के महंगाई में आप समझिए 810 रुपया किसान एक महीने में कमा रहा है, तो क्या कमा रहा है आप सबको पता होगा। और सरकार इन लोगों को खुश करने के लिए समझिए एक और अभी फंडा चली है, और उसका कहना क्या है कि अभी कुछ समय बाद यानी 10-15 दिन पहले सरकार एमएसपी जो होता है, यानी अभी तो लिखित गारंटी भी नहीं दिया गया है, जो एमएसपी रबी सीजन की है, यानी रबी फसलों की जो एमएसपी है उसकी आने वाले साल, मतलब समझिए अभी 2021 है तो 2021-22 के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया। यानी किसानों के दबाव में बहुत जल्दी इन्होंने फैसला ले लिया कि हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं। तो समझिए 2020 में जो एमएसपी थी रबी फसलों की, यानी रबी फसल में आपके आ जाते हैं गेहूँ, जौ, चना, ये सब एमएसपी मतलब रबी फसल में आ जाते हैं। और खरीफ में आ जाते हैं आपके बाजरा, धान, इस सब, ये जो है ये आपका उड़द हो गया, ये सब आपका खरीफ फसल में आ जाते हैं। तो रबी फसल की जो एमएसपी सन 2020 में थी वो 1975 थी। यानी एक कुंटल की कीमत आपको सरकारी खरीद पे, यानी सरकारी खरीद पे कहने का मतलब जो सरकार खरीदती है उस पे एमएसपी आपको मिलता है कितना, 1975 रुपया। लेकिन जो अभी बढ़ाया गया है यानी 2021 में जो होगा, 21-22 में जो रबी की एमएसपी सरकार बढ़ा करके किसानों को थोड़ा खुश करना चाहती थी। और समझिए कितना बड़ा था, बहुत बड़ा खेल है आप देखिए। और इसको बढ़ा करके सरकार 2015 रुपया कर दी, यानी एक कुंटल की कीमत आपको बढ़ा करके 100 किलो की कीमत आपको 2020 में मिला 1975 रुपया। और जो 2021 में 100 किलो का दाम आपको, यानी एक कुंटल का दाम आपको कितना मिलेगा, 2015 रुपया। यानी 40 रुपया का आपको बढ़ोतरी किया गया है। यानी पिछले साल की कंपेयर में एक कुंटल में आपको 40 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। यानी समझिए आप 100 किलो में आपको कितना रुपया बढ़ाया गया है, 40 रुपया, 40 रुपया आपको बढ़ाया गया है। और यदि आप 1 किलो की बात करेंगे, यानी प्रति केजी बात करेंगे, तो 40 पैसा के करीब आएगा। कितना आएगा, 40 पैसा। यानी 40 पैसा आपका कीमत बढ़ाया गया है प्रति किलो, 40 पैसा आपकी कीमत बढ़ाई गई है। और यह बोला जाता है कि सरकार जो डीजल पेट्रोल पे है उस पे अपना टैक्स जो है करीब करीब 1 साल के अंदर, यानी 1 साल में सरकार अपना डीजल और पेट्रोल पे टैक्स करीब करीब 23 से 24 रुपया, यानी 23 से 24 रुपया ये अपना टैक्स बढ़ा चुके हैं। और हमें क्या बोल रहे हैं कि आपका मूल्य केवल प्रति किलो, यानी प्रति किलो 40 पैसा, यानी प्रति कुंटल बोला जाए तो आपको 100 किलो में केवल 40 रुपया बढ़ाया गया है। तो सरकार देखिए किस हिसाब से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। 40 पैसा बढ़ा करके बोल रही हैं कि आपका हमने एमएसपी डबल कर दिया है। यानी देखिए जितना मिलना चाहिए उसका डबल हम एमएसपी दे रही हैं। यानी हम किसी एक सरकार को नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये ना समझें, हम किसी एक सरकार को नहीं बोल रहे हैं। आने जो पिछला सरकार थी वो भी किसानों के साथ ऐसा करती थी, और आज की सरकार है वो भी यही कर रही है। समझिए किसानों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जब पहले किसान, यानी 50 साल पहले, समझिए 50 साल पहले किसान अगर 1 कुंटल आपका, यानी 100 किलो, समझिए 100 किलो यदि वो गेहूं या धान बेचता था तो उससे 1 तोला सोना वो ले सकता था, 1 तोला सोना वो ले सकता था। लेकिन आज के डेट में वही किसान यदि, यानी 1 कुंटल समझिए, और आज वो यदि 12 या 14 कुंटल आपको यदि वो बेचेगा, 12 या 14 कुंटल यदि वो बेचेगा, तब कहीं जा कर के 1 तोला सोना वो खरीद सकता है।
तो समझ लीजिए और चीज़ों का भाव कितना ज़्यादा हो गया, और किसान का जो रेट मिलना चाहिए उसके फसलों का, वो वही का वही है, वही का वही है। यानी 100 किलो पहले बेचने पे उसे 1 तोला सोना मिल जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी वो 1200 या 1400 किलो बेच रहा है, तब उसको जाकर के कहीं ना कहीं 1 तोला सोना मिल रहा है। यानी समझिए किसान पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, चाहे प्रेजेंट की सरकार हो या जो पहले सरकार थी वो। तो किसी एक पे हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पूरी सरकार ऐसे ही है। और जो एक सरकारी तनख्वाह है किसी सरकारी टीचर की, समझिए उसकी सैलरी करीब 120 से 125 गुना बढ़ गई। यानी समझिए 120 से 125 गुना उसकी सैलरी बढ़ गई। परसेंटेज में छोड़िए, गुना, इतना गुना उसकी सैलरी अभी तक में बढ़ गई। लेकिन एक किसान ही एक ऐसा वर्ग रह गया जिसकी सैलरी बोला जाता है कि 50 सालों में केवल 19 गुना बढ़ी है, केवल 19 गुना बढ़ी है, और बाकी सभी की सैलरी 120 से 125 गुना बढ़ गई है। तो किसान हमेशा से घाटे की सौदा करते आ रहा है, और इसी वजह से किसान नाराज़ हैं। और सरकार को भी समझना है कि हम किस तरह से इनकी समस्या सॉल्व करके इन्हें घर बेच सकते हैं। और आपको एमएसपी के बारे में हमने बता ही दिया। भारत सरकार के ऊपर भी दबाव है, यानी WTO की तरफ से, यानी वहाँ पे जो हस्ताक्षर कर दिया है भारत सरकार, उस पर हस्ताक्षर करके कहीं ना कहीं ये फंस गए हैं। और इसी फंसने की वजह से सरकार भी इन लोगों की समस्या जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रही है, और समस्या जल्दी सॉल्व न होने की वजह से जो आंदोलन है काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति है भारत में किसानों की, और सरकार क्या सोचती है। सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन उतना प्रयास नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। कुछ और तरीका अपनाना होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमने आपको किसानों का मुद्दा समझा दिया होगा। आगे भी कुछ और आएगा तो आपको बताएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।